हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी। इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़कर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और इसमें आपको काफी अच्छी वोकैबुलरी देखने को मिलेगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द विग्ड क्रो। इसका मतलब है दुष्ट कौवा। क्रो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और विग्ड क्रो को क्वालिफाई करता है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कैसा कौवा है? दुष्ट है, विग्ड जिसको कहते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से दुष्ट कौवा। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ मिस्chievous crow एंड अ प्रेटी डव ऑन अ ट्री। इसका मतलब है देयर लिव्ड यानी रहता था, अ मिस्chievous crow एक शरारती कौवा। तो कौवा कैसा था? मिस्chievous था, शरारती था। तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड अ प्रेटी डव, और एक सुंदर डव का मतलब होता है जो कबूतर की तरह पक्षी होता है जिसको हम फाख्ता कहते हैं। एक सुंदर डव रहती थी, ऑन यानी ऊपर, अ ट्री एक पेड़ के, एक पेड़ के ऊपर एक सुंदर फाख्ता और एक शरारती कौवा रहता था। द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट लर्नड दैट देयर किंग गरुड़ वॉज कमिंग टू द सी शोर। द बर्ड्स पक्षी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, लर्नड यानी पता लगा या उन्होंने सीखा, दैट यानी कि, देयर किंग उनका राजा, कौन? गरुड़। यहां पर जो गरुड़ है वो आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक स्पेशल नेम है। उनका राजा गरुड़। वॉज कमिंग आ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वॉज के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है उसका हिंदी अनुवाद रहा था से करते हैं। आ रहा था टू द सी शोर यानी समुद्र के तट पर। ये जो टू है किसी भी स्थान से पहले इसका यूज किया जाता है। जंगल में पक्षियों ने यह सीखा था या जाना था कि उनका राजा गरुड़ समुद्र के तट पर आ रहा था। सो ऑल ऑफ देम वेंट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर किंग गरुड़। सो यानी इसलिए, ऑल ऑफ देम वे सभी, यानी जितने भी, ऑल ऑफ देम यानी जितने भी लोग थे वो सब, वेंट यानी गए, टू पे रिस्पेक्ट यानी सम्मान देने के लिए, टू देयर किंग अपने राजा गरुड़ को, इसीलिए वे सभी अपने राजा गरुड़ को सम्मान देने के लिए गए। द क्रो एंड द डव ऑल्सो वेंट देयर। कौआ और फाख्ता। ऑल्सो यानी भी, वेंट यानी गए, देयर वहां पर, कौआ और फाख्ता भी गए। ऑल्सो एक एडवर्ब है और देयर भी एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक प्लेस की जानकारी देता है। दे सॉ, उन्होंने देखा। ये जो दे है वो सभी जानवरों के लिए, सॉरी यहां पर क्रो और डव के लिए यूज किया गया, यानी उन्होंने देखा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ यानी देखा। आ मिल्कमैन का मतलब होता है दूधिया या फिर ग्वाला कहते हैं। हु यानी जो। तो जब किसी भी नाउन के बाद कोई हु या विच या दैट आता है तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मिल्कमैन के लिए बोला गया है, यानी उन्होंने एक ग्वाला देखा जो, वॉज टेकिंग का मतलब है ले जा रहा था, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ले जा रहा था। ओवर का मतलब है ऊपर, हिज हेड अपने सिर के। अ पॉट ऑफ कर्ड यानी दही का एक बर्तन या घड़ा कह सकते हैं। टू द मार्केट बाजार, उन्होंने देखा कि ये ग्वाला जो अपने सिर के ऊपर दही का एक घड़ा बाजार ले जा रहा था। द क्रोज माउथ, कौवे का मुंह। वाटर्ड का मतलब है पानी आ गया, यानी कौवे के मुंह में पानी आ गया। ये जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका हिंदी अनुवाद का की के होता है।
कौवे के मुंह में वाटर यानी पानी आ गया। तो जो कौवे का मुंह है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। व्हेन यानी जब, ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब है ये। जब इट सॉ उसने देखा कर्ड यानी दही को, तो जब उसने दही को देखा तो कौवे के मुंह में पानी आ गया। इट फॉरगॉट दैट इट वाज गोइंग टू मीट देयर किंग गरुड़ एंड केम डाउन एंड सैट ऑन द पॉट फॉर ईटिंग कर्ड। इट फॉरगॉट वो भूल गया, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगेट और सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट यानी भूल गया, दैट की। इट वॉज गोइंग वो जा रहा था, टू मीट मिलने के लिए। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनेटिव वर्ब है जो एक नाउन की तरह काम करता है और किसी पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। वो जा रहा था क्यों या कहां, टू मीट मिलने के लिए, देयर किंग गरुड़ अपने राजा गरुड़ से, एंड केम डाउन और नीचे आया, एंड सेट और बैठ गया, ऑन द पॉट घड़े के ऊपर, फॉर ईटिंग कर्ड यानी दही खाने के लिए। तो ईटिंग कर्ड का मतलब है दही खाना। यहां पर जो ईटिंग है वो आपका एक जेरेंड है और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वो नाउन का काम करता है तो वो एक जेरेंड होता है जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। और इससे पहले फॉर आया है तो फॉर हमेशा किसी नाउन से पहले ही लिए के सेंस में आता है। और दही खाने के लिए घड़े के ऊपर बैठ गया। आगे देखिए क्या होता है। द मिल्कमैन हैड कम टू नो ऑफ द क्रोज मिसचीफ। तो ग्वाले ने हैड कम टू नो, इसको एक साथ पढ़ेंगे यानी जाना या जान चुका था या जान लिया था। ऑफ यानी को, द क्रोज मिसचीफ यानी कौवे की शरारत, जो हरकत कौवे ने की उस हरकत को, उस शरारत को ग्वाला जान चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और कम टू नो का मतलब होता है जानना। तो आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। बट बाय देन द क्रो हैड ईटन मच ऑफ द कर्ड। लेकिन तब तक, बाई देन का मतलब है तब तक, ये बाई टाइम को दिखाता है। द क्रो कौआ हैड ईटन खा चुका था, ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खा चुका था। मच ऑफ द कर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा दही यानी काफी दही खा चुका था, मच ऑफ द कर्ड। तो जब दो चीजें नाउन ऑफ से जुड़ी होती हैं तो ऑफ से पहले वाले को मेन माना जाता है। यानी जो दही था उसमें से मच का मतलब है काफी दही वो खा चुका था। द क्रो वुड सूप टेक अ बीक फुल ऑफ कर्ड एंड फ्लाई अप। तो देखिए कौआ वुड सूप का मतलब है नीचे यानी सर्राटे से नीचे आता था। सूप का मतलब होता है जिससे उड़ते उड़ते एकदम झपट कर नीचे को आने को हम सूप कहते हैं। यानी कौआ सर्राटे से नीचे आता था, टेक अ बीक फुल ऑफ कर्ड और एक चोंच भरकर दही लेता था, एंड फ्लाई अप और उड़ जाता था। ये वो उसकी हरकत थी। वुड का यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यानी कौवा सर्राटे से नीचे आता था, अपनी चोंच में दही भरता था और उड़ जाता था। इट हैड डन दैट मैनी अ टाइम, यानी इट हैड डन वो कर चुका था, वो कर चुका था। दैट यानी इस हरकत को, मैनी अ टाइम यानी कई बार, वो इस हरकत को कई बार कर चुका था। The dove objected to that, but the crow did not pay any heed to the dove. यानी जो डव थी जिसको हम फाख्ता कहते हैं, उसने ऑब्जेक्टेड का मतलब है आपत्ति जताई या विरोध किया। किसी भी चीज के हम जब खिलाफ होते हैं तो उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना यानी आपत्ति जताना। इसका नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्शन होता है और ये है ऑब्जेक्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू दैट यानी उससे, यहाँ जो दैट है वो किसके लिए बोला गया, वो हरकत जो कौवा कर रहा था, यानी नीचे आता था, चोंच में दही भरता था और उड़ जाता था। तो फाख्ता ने उससे आपत्ति जताई, बट लेकिन, बट एक कंजंक्शन है जो कि दो विरोधी बातों को कनेक्ट करने के लिए आता है। लेकिन कौवे ने डिड नॉट पे नहीं दिया, डिड नॉट पे नहीं दिया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पे का मतलब है देना यानी अदा करना, नहीं दिया। एनी हीड का मतलब है कोई ध्यान, हीड आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं ध्यान। टू द डव यानी फाख्ता की बात पर, फाख्ता ने उस बात से आपत्ति जताई लेकिन कौवे ने फाख्ता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। द क्रो थॉट दैट इट वॉज वेरी क्लेवर, कौवे ने सोचा
क्या सोचा कि इट वॉज वो था, वेरी क्लेवर बहुत चालाक, कि वो बहुत चालाक था, द मिल्कमैन ट्राइड टू स्टॉप दैट क्रो बट फेल्ड, यानी ग्वाले ने ट्राइड यानी कोशिश की, किस बात की, टू स्टॉप रोकने की, दैट क्रो उस कौवे को, बट फेल्ड यानी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी वो कामयाब नहीं हुआ। ग्वाले ने उस कौवे को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। वेन द मिल्क, यहां मिल्क मैन होना चाहिए, मिल्क मैन गॉट फेड अप ऑफ द क्रोज एक्ट, ही पुट द पॉट ऑन द ग्राउंड एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। तो जब ग्वाला, गॉट फेडअप का मतलब है तंग आ गया, फेडअप का मतलब होता है निराश हो जाना, मुरझाना फेडअप होता है। तो यहां पर जो मुरझाने का मतलब है तंग हो जाना, यानी हार मान लेना, निराश हो जाना, इस तरह के इसका मीनिंग आता है निकलकर। तो गॉट फेडअप यानी तंग आ गया ऑफ द क्रोज एक्ट, कौवे की हरकत से। ही यानी उसने पुट रख दिया द पॉट उस घड़े को ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, एंड हिड, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, हिड और छिप गया, हिमसेल्फ खुद, बिहाइंड यानी पीछे, अ ट्री एक पेड़ के, बिहाइंड जो है इसका मतलब होता है पीछे, एक प्रेपोजिशन है। जब दूधिया, जिसको ग्वाला कहते हैं, कौवे की हरकत से तंग आ गया तो उसने घड़े को जमीन के ऊपर रख दिया और खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया, या खुद पेड़ के पीछे छिप गया। ही वेटेड फॉर द क्रो टू कम नियर द पॉट, उसने प्रतीक्षा की, वेटेड का मतलब है प्रतीक्षा की, किस बात की, फॉर के लिए, द क्रो यानी कौवे के, टू कम आने की, नियर द पॉट घड़े के पास में, उसने कौवे की घड़े के पास आने की प्रतीक्षा की। ही हैड अ प्लान, यानी उसने एक योजना बनाई। हैड जो है, हैड का यूज यहां पर पदेशन के रूप में है, वैसे तो इसका मतलब है उसके पास थी, हैड का मतलब है पास था, उसके पास थी, अब प्लान एक योजना, इन हिज माइंड उसके दिमाग में, यानी उसके दिमाग में एक योजना थी। तो जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां पर पदेशन में हैज एब हैड ही आता है। ही नोटेड दैट बोथ द क्रो एंड द डव वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ही नोटेड का मतलब उसने देखा, दैट की, बोध यानी दोनों, कौन दोनों, कौवा और फाख्ता, वर सिटिंग बैठे हुए थे। यहां पर जो सिटिंग है वो कॉन्टिन्यूस में नहीं दिखा रहा, बल्कि सिटिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है डव और कौवे के बारे में, यानी कौवा और फाख्ता कैसी हालत में थे, बैठे हुए थे। तो ये दशा बताई जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके बारे में, अभी कुछ कर नहीं रहे थे बल्कि सिर्फ बैठे हुए थे। ऑन द ब्रांच, डाल के ऊपर, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की, उसने देखा कि दोनों कौवा और फाख्ता एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठे हुए थे। इन एंगर ही थ्रू अ स्टोन एट देम टू स्ट्राइक द क्रो, उसने, यानी इन एंगर का मतलब गुस्से में, ये जो गुस्सा है ये आपका नाउन पार्ट सोफिस पीछे, ही थ्रू उसने फेंक दिया या फेंका, आई स्टोन एक पत्थर, एट देम उनकी तरफ, टू स्ट्राइक मारने के लिए, टू स्ट्राइक इन्फिनेटिव वर्ब है, पर्पजफुल है, यानी उद्देश्य के लिए इसका यूज किया जाता है, मारने के लिए द क्रो, कौवे को, गुस्से में उसने कौवे को मारने के लिए उनकी तरफ एक पत्थर फेंका। तो फिर क्या होता है, When the crow saw the milkman throwing the stone at it, it flew away from the branch. जब क्रो यानी कौवे ने, सॉ का मतलब है देखा, किस चीज को देखा, द मिल्कमैन यानी उस ग्वाले को, थ्रोइंग का मतलब है फेंकते हुए। अब जो थ्रोइंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन ये वर्ब नहीं है यहां पर ये एक एडजेक्टिव है और पार्टिसिपल फॉर्म में है, क्योंकि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मिल्कमैन के लिए। जब कौवे ने देखा ग्वाले को किस कंडीशन में फेंकते हुए, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। द स्टोन यानी पत्थर, एट इट उसकी तरफ, इट यानी वह, फ्लू अवे यानी उड़ गया, फ्रॉम द ब्रांचेस डाल से। जब कौवे ने ग्वाले को उसकी तरफ पत्थर फेंकते हुए देखा तो वो डाल से उड़ गया। एज द डव कुड नॉट फ्लाई द स्टोन हिट द डव, क्योंकि फाख्ता कुड नॉट फ्लाई नहीं उड़ सकी, द स्टोन पत्थर हिट लगा द डव यानी फाख्ता के, क्योंकि फाख्ता नहीं उड़ सकी। ये कैन की पास्ट फॉर्म है और एक मॉडल वर्ब का काम करता है, एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है इसका। क्योंकि फाख्ता नहीं उड़ सकी तो पत्थर फाख्ता के लगा।
द डव क्राइड इन पेन एंड फेल डाउन। फाख्ता क्राइड का मतलब है चीखी या चिल्लाई, इन पेन यानी तकलीफ में या दर्द में। तो पेन जो है वो आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई। वाइल डाइंग द डव सेड, ओ विग्ड क्रो, यू गॉट मी किल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन। तो वाइल डाइंग का मतलब है मरते समय। वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब आती है तो ये आपकी एक वर्ब होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है, यानी वाइल डाइंग यानी मरते समय। द डव फाख्ता ने सेड कहा, ओ विग्ड क्रो, हे दुष्ट कौवे, तुमने गॉट मी किल्ड का मतलब है गॉट किल्ड एक साथ पढ़ेंगे यानी मरवा दिया, मी मुझको, फॉर के लिए, नो फॉल्ट ऑफ माइन यानी मेरी बिना गलती के, तुमने मेरी गलती के बिना ही मुझको मरवा दिया। नॉट रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक द क्रो फ्लाई अवे हैप्पीली। नॉट रियलाइजिंग यानी ना समझते हुए या एहसास ना करते हुए इट्स मिस्टेक अपनी गलती का, द क्रो कौवा फ्लाई अवे उड़ गया, हैप्पीली खुशी से। ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये विशेषता बताता है फ्लाई के बारे में। कैसे उड़ गया? खुशी से, यानी कौवे ने अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं किया और वो खुशी से उड़ गया। तो अब बात करते हैं इसके गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। द कंपनी ऑफ अ विग्ड पर्सन इज ऑलवेज हार्मफुल, यानी कंपनी ऑफ अ विग्ड पर्सन का मतलब है एक दुष्ट इंसान का साथ या संगत। कंपनी का मतलब है संगत या संगति। ऑफ यानी कि विग्ड पर्सन एक दुष्ट पर्सन की संगत। यहां पर ऑफ के थ्रू दो चीजों को कनेक्ट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ से पहले वाला जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें जो बात की जा रही है वो संगत यानी साथ की बात की जा रही है। संगत होती है ऑलवेज हमेशा हार्मफुल यानी हानिकारक। संगत हमेशा हानिकारक होती है, लेकिन किसकी? एक दुष्ट इंसान की। तो एक दुष्ट इंसान की संगत हमेशा हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। वन, यहां पर जो वन है वो एक प्रोनाउन है और इंडेफिनिट, क्योंकि किसी अनिश्चित इंसान के लिए बोला गया। यानी एक इंसान को शुड अवॉइड का मतलब है दूर रहना चाहिए। बैड कंपनी यानी बुरी संगत से इंसान को दूर रहना चाहिए। द डव हैड टू सफर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग्स डन बाय द क्रो, यानी फाख्ता को हैड टू सफर यानी कष्ट उठाना पड़ा। बिकॉज ऑफ के कारण, द रॉन्ग्स यानी गलतियों, डन बाय द क्रो कौवे के द्वारा की गई। फाख्ता को कौवे के द्वारा की गई गलतियों के कारण कष्ट उठाना पड़ा और अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। शी शुड हैव लेफ्ट द क्रोज कंपनी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, यानी उसको शुड हैव लेफ्ट यानी चाहिए था। जब शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन जब शुड के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये एक मॉडल फॉर्म में परफेक्ट टेंस होता है, यानी शुड हैव लेफ्ट छोड़ देना चाहिए था, तो इसको हम था से पढ़ते हैं। द क्रोज कंपनी यानी कौवे के साथ को, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, इटसेल्फ खुद, उसको खुद शुरुआत में कौवे के साथ को छोड़ देना चाहिए था। द डव शुड हैव रियलाइज्ड दैट द क्रो वॉज मिस्चीवियस एंड कुड हार्म हर इन एन एविल मैनर, यानी फाख्ता को शुड हैव रियलाइज्ड महसूस कर लेना चाहिए था या समझ लेना चाहिए था दैट की द क्रो वॉज मिस्चीवियस, कौवा शरारती था, एंड कुड हार्म और नुकसान पहुंचा सकता था, हर उसको इन एन एविल मैनर एक बुरे तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकता था। ये बात फाख्ता को शुरुआत में ही समझ लेनी चाहिए था और उसका साथ छोड़ देना चाहिए था। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।